द्वादश के सभी बच्चों का सांख्यिकी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कल एक बच्ची ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 कि ये कैसे लगेगा, इसकी सरल बारंबारता सारणी कैसे बनेगी। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राप्तांक दिए हैं 0 से ऊपर 60, 10 से ऊपर 55, 20 से ऊपर 30 और इसी तरह से 30 से ऊपर 25, 40 से ऊपर 15 और 50 से ऊपर 5। इसे कैसे करेंगे अगर ये बताना हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जब ज़ीरो से ऊपर 60 कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि जितने भी बच्चे हैं जिनके नंबर ज़ीरो से ऊपर हैं वो विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो ज़ीरो से ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर एक विषय में 100 नंबर होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ज़ीरो से 100 नंबर के बीच में कुल मिला के 60 बच्चे हैं। अगर आपको ये संचयी बारंबारताएं दी गई हैं, अगर आपको इसको सरल बारंबारता में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाने होंगे और वो क्लासेस बनेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड लाइक वाइज। ठीक है। फिर इसके नीचे आपको फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 में से 55 घटाइए तो जो बचेंगे वो आ जाएंगे 5। ठीक है। देखिए 0 से ऊपर हैं 60 और 10 से ऊपर हैं 55, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5। इसका मतलब यह है कि 0 से ऊपर तो 60 है लेकिन 10 से ऊपर, यानी कि ये जो 10 से ऊपर किया इसमें 0 से 10 छूट गया और वो छूटने पे डिफरेंस 5 आता है। तो 60 माइनस 55 एक फार्मूला के तौर पे भी पढ़ सकते हैं और जो लॉजिक अभी बता रहा था वो लॉजिक भी अगर आपको समझ में आ सके तो 60 में से 55 घटाया, पहली 0 से 10 क्लास की बारंबारता आएगी 5। उसके बाद में आप 10 से 20 इस क्लास की बारंबारता निकालेंगे तो 55 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 में से 30 घटाइए, बताइए, ये आ जाएंगे 25। ठीक। इसके बाद में आपको 20 से 30 इस क्लास की बारंबारता के लिए 30 में से 25 घटाना पड़ेगा तो यहाँ 5 आ जाएगी। फिर आप उसके बाद में 30 से 40 की बारंबारता के लिए 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 40 से 50 बारंबारता के लिए आप 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और एक बारंबारता और बनेगी, क्लास और बनेगा 50 से 60 और इसमें 5 में से आगे कुछ नहीं दिया गया है तो 5 में से 0 घटेगा, यानी कि इसकी बारंबारता 5 आ जाएगी। तो आपकी ये बारंबारताएँ आपको मिल चुकी हैं 5, 25, 5, 10 और 10 और 5। ठीक है। ये एक तरीका था कि आप संचयी बारंबारता को सरल बारंबारता में बदल सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और सवाल इसमें आपको करने थे। अगर कोई और सवाल किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो पूछेगा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक के तौर पे वो है सारणीयन, यानी कि सारणी क्या होती है हम सबसे पहले ये जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि सारणी के क्या गुण दोष हैं, क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले जानते हैं सारणीयन यानी टेबुलेशन ऑफ डेटा होता क्या है। देखिए जो भी आंकड़े आप सबसे पहले एकत्रित करते हैं वो सुव्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं। उनको व्यवस्थित करने के लिए आपको डेटा को कुछ कॉलम्स में और कुछ रोज़ में व्यवस्थित करना होता है। अगर आप ऊपर देखें ये बारंबारता सारणी है, सारणी यानी टेबल, इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलम है, वर्ग अंतराल एक कॉलम है, टेली चिन्ह एक दूसरा कॉलम है और बारंबारता तीसरा कॉलम है और ये यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, इन्हें रोज़ बोलते हैं। ठीक है। तो ये दरअसल सारणी ही है। अगर इस रूप में आपके सामने ये डेटा है तो आप जान सकते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये विद्यार्थियों के मार्क्स हैं तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 होगी, 10 से 20 के बीच में जो विद्यार्थी आए हैं उनकी संख्या 12 होगी। तो ये आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि टेबल से हमें कोई भी डेटा ईज़िली समझ में आता है, कम मेहनत से आसानी से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपका वो डेटा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, इजीली आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सारणीयन होता क्या है। देखिए एक डेफिनेशन दी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी में डेफिनेशन पढ़ना ज़्यादा कठिन होता है। सारणीयन संग्रहित एवं वर्गीकृत आंकड़ों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से रखने की वह क्रिया है। अब पहले इतना समझ लीजिए, सारणीयन संग्रहित यानी पहले से कलेक्ट किया गया और वर्गीकृत यानी उसको आप क्लासीफाई कर चुके हैं गुणों के आधार पे।
आंकड़े ऐसे हैं जो संग्रहित हुए थे, बाद में उनको क्लासीफाई भी किया जा चुका है। अब आप उनको एक क्रम में रखेंगे, वो क्रम कैसा हो सकता है, एरे बोलते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कम से ज़्यादा, और डिसेंडिंग यानी कि ज़्यादा से कम। और सुव्यवस्थित मतलब कोई एक व्यवस्था में आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे एक व्यवस्था यही है, जब आप क्रम से किसी चीज़ को रखते हैं तो वो एक व्यवस्था भी है अपने आप में। आप कम से ज़्यादा लिखें या ज़्यादा से कम लिखें, इसमें व्यवस्थित में अल्फ़ाबेटिकली भी आ सकता है। तो आंकड़े ऐसे होंगे जिन्हें कलेक्ट किया गया होगा, जिनका वर्गीकरण भी किया जा चुका होगा, उन्हें एक सीक्वेंस में रखा जाएगा ताकि वो सुव्यवस्थित हो सकें। तो इस ढंग से रखने की ऐसी एक क्रिया जिससे आंकड़ों को आप तुलनीय बनाते हैं, यानी कि आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से, और उनकी विशेषताओं का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी क्रिया को ही हम बोलते हैं सारणीयन, यानी कि टैबुलेशन। ठीक। अगर आप एक डेफिनेशन कोई और इसमें जानना ही चाहते हो, तो जो सबसे सरल डेफिनेशन है कॉर्नर की आती है। सारणीयन किसी समस्या को स्पष्ट रूप देने के लिए संख्यात्मक तथ्य का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी। एक्चुअली थोड़ा सा हिंदी है, हिंदी में एक एक शब्द जो है वो इन्होंने इस तरह से रखा है कि जब तक आप उस शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे तब तक ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने अभी जिन जिन शब्दों के अर्थ बोले हैं, आप उसे 2-3 बार रिपीट करके सुन लीजिए, तो आपको वो शायद समझ में आ सकेगा। अब ये भी एक सच्चाई है कि इतना धैर्य होता नहीं है विद्यार्थियों में। इतना धैर्य आप लाए, ये ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप सांख्यिकी इतना सीख सकेंगे कि वो एक बार सीखने के बाद आप दोबारा ना भूलें, वो आपको रटना ना पड़े। तो चलिए कुछ और टॉपिक, सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है, इसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है सांख्यिकी के उद्देश्यों में, वह है सारणीयन विस्तृत समंकों को संक्षिप्त एवं स्थायी रूप देता है। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में समंक होते हैं, बड़े भारी भरकम, उनको संक्षेप में रखना सांख्यिकी का सारणीयन का काम है, और वो स्थायी रूप से कॉलम और रोज़ में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये ऐसा एक कह लीजिए कि एक ऐसी विधा है जो विस्तृत यानी कि भारी भरकम समंकों को संक्षेप में और उनको स्थायी रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। सारणीयन समस्या से संबंधित सूचनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी समस्या प्रॉब्लम है आपकी, जिसके लिए आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनको आप बहुत क्लियरली सारणीयन के माध्यम से प्रयोग के लिए आप स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है समंकों को सुव्यवस्थित, सरल और आकर्षित ढंग से रखने के प्रयोजन से। प्रयोजन यानी उद्देश्य। तो आपको अगर आंकड़ों को सुव्यवस्थित, सरल और आकर्षित ढंग से प्रस्तुत करना है तो भी आपको टेबुलेशन बनाना होता है। गणितीय क्रियाओं को सरल करने के लिए भी सारणीयन का काम होता है। ठीक है। एक ही दृष्टि में तथ्यों को समझाने योग्य बनाना। देखिए, अगर कहीं पे ढेर सारा डेटा लिखा हो, जैसे मान लिया हमने हाइट लिख दी कहीं पे, किसी का हमने 5.5 फीट लिखा हुआ है, किसी का हमने 5 फुट 6 इंच लिखा है, किसी का 5.8 इंच लिखा हुआ है, किसी का हमने लिखा है कि ये 5.2 है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि ये जो अगर लिखा है मेज़र, तो इसमें ऐसे जानना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स ये पता होना चाहिए कि इंच क्या होते हैं, फीट क्या होते हैं। लेकिन इसी को अगर हम मान लिया टेबल में अगर रख दें तो ये आसानी से इसको